मिडिल ईस्ट की जंग अब 32वें दिन में दाखिल हो गई है। ईरान ने एक बार फिर से इजराइल को निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। वहीं बातचीत की कोई भी कोशिश पटरी पर आती दिख नहीं रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर नहीं खोला गया तो ईरान को भारी तबाही झेलनी पड़ेगी, और यही बात अमेरिका के विदेश मंत्री ने दोहराई है। लेकिन ईरान ने दो टूक कह दिया है कि वो अमेरिका की शर्तों को तो मानने को तैयार नहीं है। ईरान अपने 5 पॉइंट के एजेंडा पर अड़ा है, जबकि अमेरिका 15 पॉइंट के एजेंडे पर अड़ा हुआ है। इस जंग में अरब देशों का अब ज्यादा नुकसान हो रहा है। यूएई, बहरीन, कुवैत और कतर पर ईरान ने बड़ा हमला किया है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के हवाले से अमेरिकी मीडिया ने बताया कि अब ट्रंप हर हाल में ईरान के साथ ये लड़ाई खत्म करना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सहयोगियों से कहा है कि वो ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान समाप्त करने को तैयार हैं, भले ही हॉर्मुज स्ट्रेट काफी हद तक बंद रहे। इससे स्ट्रेट पर तेहरान की पकड़ और मजबूत हो जाएगी और इसे फिर से खोलने के लिए अभियान को बाद के लिए टाल दिया जाएगा। हालांकि ट्रंप अपने सहयोगी देशों को भी स्ट्रेट हॉर्मुज खोलने के ऑपरेशन में शामिल होने के लिए कहते रहे। हाल के दिनों में ट्रंप और उनके सहयोगियों ने आकलन किया कि इस सक्रिय रास्ते को खोलने का अभियान उनकी लड़ाई को 4 से 6 हफ्तों के निर्धारित वक्त से और आगे बढ़ा देगा। इसीलिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला लिया है कि अमेरिका को ईरान की नेवी और मिसाइल भंडारों को कमजोर करने के टारगेट पर फोकस करना चाहिए। मतलब यह कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाली जिद जो अमेरिका कर रहा था, अब उसे यह समझ में आ रहा है कि शायद यह काम ज्यादा मुश्किल है, और जो खर्ग आइलैंड है उस पर कब्जे की बात हो रही थी, वो भी अब शायद उस फैसले से भी पीछे हटने की बात हो रही, क्योंकि वहां पर लगातार जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी वेटरन जो आर्मी मेंस हैं, वो भी लगातार ये कह रहे हैं कि ये बहुत ही खतरनाक ये मंसूबा होगा अमेरिका का अगर ये कदम उठाता है, और इसमें भारी कीमत अमेरिकन को चुकानी पड़ेगी। अब आखिरी में फैसला ये होता दिखाई दे रहा है कि जो मिसाइल सिटी है ईरान की, उसे ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के काम पर फोकस करना चाहता है अमेरिका। और इधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों से बेपरवाह ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट के मैनेजमेंट के लिए प्लानिंग को मंजूरी दी है। इस प्लानिंग के तहत हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलने के उपाय किए जाएंगे। अमेरिका और इजराइल के जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन देशों के जहाजों को भी इजाजत नहीं मिलेगी जिन्होंने ईरान पर एक तरफा प्रतिबंध लगा रखा है। इसके साथ ही ईरान कानूनी ढांचे पर ओमान के साथ सहयोग करेगा। ईरानी स्टेट टीवी की तरफ से यह ऐलान ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिका की तरफ से लगातार हॉर्मुज को लेकर धमकियां आ रही हैं। IRIB के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के एक सदस्य ने घोषणा की है कि योजना को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी गई है। एक ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो आधिपत्य चाहता है ईरान, उसको लेकर के एक बाकायदा पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव आया था और उसे मंजूर कर लिया गया है। अब इसमें ओमान के साथ, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो मुहाना है वहां पर ओमान लोकेटेड है और बिल्कुल मुहाने पर है वो, और इसीलिए कानूनी तौर पर ओमान के साथ सहयोग करने की बात हो रही है। कानूनी तौर पर ओमान के साथ सहयोग करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो टोल वसूला जाएगा उसके उपायों पर अभी इस वक्त विचार और गौर फिक्र की जा रही है। अमेरिका और इजराइल से युद्ध के बीच ईरान ने परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT से हटने का विधेयक संसद में पेश कर दिया है। इस प्रस्ताव में देश की परमाणु नीति में महत्वपूर्ण बदलाव शामिल है। इसमें NPT से बाहर निकलना, परमाणु समझौते के तहत ईरान की प्रतिबद्धताओं को नियंत्रित करने वाले कानूनों को रद्द करना और सहयोगी देशों के साथ मिलकर शांतिपूर्ण परमाणु तकनीक विकसित करने के लिए एक नए अंतर्राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर का समर्थन करना शामिल है। अगर ऐसा हो जाता है तो ईरान खुलेआम परमाणु हथियार विकसित कर पाएगा, जिससे इजराइल की टेंशन और बढ़ सकती है। यूरेनियम संवर्धन पर रोक हट सकती है और कोई भी देश IAEA निरीक्षणों को रोक सकता है। IAEA की निगरानी इस तरीके से ईरान पर से खत्म हो जाएगी अगर वो NPT से बाहर हो जाता है। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी NPT से हटने को अब ईरान तैयार है। और जिस तरीके से अमित पिछले साल भी ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमले हुए थे और इस बार फिर से हमला हो गया, इसको लेकर के ईरान में लंबे वक्त से बातचीत हो रही है कि जब बार बार इस तरह के हमले हो रहे हैं तो हमें फिर IAEA को सपोर्ट करने की जरूरत क्या है और NPT पर बाकी रहने की जरूरत क्या है। और वही बिल जो है वो संसद में आया है। अब इसमें आगे क्या होगा वो आने वाला वक्त तय करेगा।
और इजरायल ने ईरान के इस्फहान में बड़ा हमला किया है। यह हमला ईरान की मिसाइल साइट को निशाना बनाकर किया गया है। यह हमला कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमले के बाद मिसाइल साइट में जो धमाके हो रहे हैं उसका वीडियो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी किया है। इजरायल के हमले के बाद इस्फहान में धमाके हुए हैं और मिसाइल साइट के अलावा दूसरी जगहों पर भी धमाके सुने गए हैं और साइट से आग की लपटें निकल रही हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं इस्फहान की है और इस्फहान एक बड़ा प्रोविंस है। तो इस्फहान, नातांज और फार्दो ख्वाम के प्रांत के साथ ये जुड़े हुए इलाके हैं और इस इलाके में न्यूक्लियर साइट भी है, रिसर्च सेंटर भी है। और ये जो धमाके हो रहे हैं आप देख रहे हैं एक के बाद एक धमाके। जाहिर सी बात है कि कोई अहम ठिकाना था जहां पर विस्फोटक मौजूद थे, जिनमें अब एक के बाद एक तेज धमाके हो रहे हैं। और जो धमाके आप देख पा रहे हैं इनकी रोशनी से और इनके जिस तरह का धुआं इसमें से निकल रहा है, आप देखिए जो धुआं है यहाँ पर काला नहीं सफ़ेद धुआं निकल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो हिट है वो वाकई में ही बहुत भयानक है और कुछ यहाँ पर भंडारण करके रखा गया था जिसमें तेज धमाके हो रहे हैं। अब ये क्या मिसाइल्स यहाँ पर रखे हुए थे या रिसर्च सेंटर में किसी जगह को निशाना बनाया गया, इसको लेकर अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है। इस बीच ईरान ने इजराइल को निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। ये मिसाइल सेंट्रल इजराइल को निशाना बनाकर दागी गई। खबर यह है कि इस अटैक से इजराइल को बड़ा नुकसान हुआ है। इस मिसाइल को इंटरसेप्ट इजराइल क्यों नहीं कर पाया, इसे लेकर भी सवाल अब पूछे जा रहे हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स हर बीतते दिन के साथ अब ये दावा कर रहे हैं कि लगातार ईरान की मिसाइलों का जो टारगेट अचीव करने का परसेंटेज है वो अब बढ़ता जा रहा है। और क्योंकि इंटरसेप्टर रॉकेट्स की तादाद भी घट रही है और इंटरसेप्टर रॉकेट्स का इस्तेमाल करने के बारे में भी ये सोचा ये भी जा रहा है कि किस रॉकेट को रोकना है, कौन सा बहुत महत्वपूर्ण ठिकाने की तरफ जा रहा है, कौन सा किस तरफ जा रहा है, उस एतबार से भी फैसले किए जा रहे हैं। और इस मिसाइल को आखिर क्यों नहीं रोक पाया इंटरसेप्टर, इस पर भी सवाल पूछा जा रहा है। इंटरसेप्टर छोड़ा गया था, रॉकेट छोड़ा गया था, लेकिन वो इस मिसाइल को हिट नहीं कर पाया। अब ईरान की तरफ से रात को दागी गई मिसाइल इजराइल के आसमान में देखी गई। ये मिसाइल तेल अवीव के ऊपर देखी गई है। इजराइल की तरफ से इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए कोशिश की गई है, लेकिन खबर यह है कि मिसाइलें अपने टारगेट पर लगी हैं। तो बहरीन और कुवैत में धमाके सुने गए हैं। दुबई के समंदर में कुवैत के टैंकर भी हमले हुए हैं। लेकिन ये आप इजराइल की तस्वीर देख रहे हैं। अब देखिए किस तरह से जो मिसाइलें दागी गई थी उनको आसमान में इंटरसेप्ट किया जा रहा है। तेज रोशनी आपको दिखाई दे रही है आसमान में। ये इंटरसेप्टर्स हैं जो आसमान में मिसाइलों को जो ईरान की ओर से दागी गई हैं उनको इंटरसेप्ट करती हुई आसमान में तबाह करती हुई नजर आ रही हैं। तो तेल अवीव के आसमान में आप ये जंग देख रहे हैं। ये वो जंग है जो इस वक्त ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमान में लड़ी जा रही है और आसमान में किसकी कितनी ताकत है वही इस जंग का फैसला आगे कर सकता है, क्योंकि ज़मीन पर अभी तक तो किसी ने पाँव रखा नहीं है और ईरान ने जैसे धमकी दी है कि अगर ज़मीन पर कोई पाँव रखेगा तो वो लौट कर वापस नहीं जाएगा। और इसकी बड़ी वजह वहाँ की ज्योग्राफी है और इसी वजह से ये कदम उठाने से अमेरिका 100 बार इस पर सोच भी रहा है। बहरहाल एक और बड़ी खबर, दुबई में बड़े धमाकों की आवाज़ सुनी गई जिसके बाद अलर्ट जारी हो गया। उधर सऊदी अरबिया के खोबर में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। बहरीन और कुवैत में भी धमाके हुए हैं। तो दुबई के समंदर में कुवैत का एक टैंकर, उस पर हमला हुआ और इस हमले के बाद टैंकर में आग लग गई। ये हमला दुबई से करीब 31 नॉटिकल माइल दूरी पर हुआ है। कुवैती तेल टैंकर पर मौजूद सभी 24 चालक दल के जो लोग हैं वो सुरक्षित हैं और उन्हें पूरी तरह से उनकी जांच कर ली गई है। अधिकारियों के मुताबिक जहाज पर लगी आग को बुझाने के लिए फायर फाइटर्स लगातार काम कर रहे हैं। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाकेबंदी पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ईरान को चेतावनी दी है। रूबियो ने कहा है कि हॉर्मुज या तो ईरान की मंजूरी से खुलेगा या फिर अमेरिका के साथ सैनिक गठबंधन के जरिए फिर से खुलेगा। रूबियो की यह धमकी तब आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर और ज्यादा हमले करने की चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर हॉर्मुज को तुरंत नहीं खोला गया और समझौता नहीं हुआ तो ईरान के ऊर्जा ठिकानों को तबाह कर दिया जाएगा। मिडिल ईस्ट में और भड़की जंग, समझौते के आसार खत्म। ट्रंप की धमकी, होर्मुज खोलो वरना पावर प्लांट पर हमला। ट्रंप को मंजूर नहीं शर्तें, ईरान भी जिद पर अड़ा।
नतीजा ये तस्वीरें हैं। युद्ध आज 32वें दिन में पहुंच गया है। मिलिट्री ठिकानों के बाद अब बात रिहायशी इलाकों और बुनियादी ढांचों पर आ गई है। ईरान में यूनिवर्सिटी और रिसर्च सेंटर तबाह हो रहे हैं, तो वहीं मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगियों को पीने के पानी के लिए मोहताज होना पड़ सकता है। ट्रंप ने जो 10 दिन की डेडलाइन दी थी वो 6 अप्रैल को खत्म हो रही है। डेडलाइन खत्म होने से पहले अमेरिका ने ईरान को घेरना शुरू कर दिया है। मिडिल ईस्ट के पास अमेरिका के 21 वॉरशिप हमला करने के लिए तैयार हैं। 10 युद्धपोत तो अरब सागर में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास तैनात हैं। यूएसएस त्रिपोली में 3500 मरीन कमांडो अरब सागर में पहुंच चुके हैं। और अब ये तस्वीरें देखिए, ये अमेरिका का न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमित्ज है। ये वॉरशिप पनामा की खाड़ी में तैनात है। 50 साल में ये पहला मौका है जब यूएसएस निमित्ज को पनामा में तैनात किया गया है। युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने के लिए तैनात ये युद्धपोत अमेरिका के तेवरों को दिखा रहा है। इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को जो इस बार धमकी दी है वो पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि अमेरिका एक नए और थोड़े समझदार वाले नए शासन के साथ सीरियस बातें कर रहा है ताकि ईरान से अपनी फौज वापस बुला ली जाए। प्रोसेस तो अच्छी खासी हो रही है, लेकिन अगर किसी वजह से डील नहीं बन पाई, भले ही ज्यादातर चांस है कि बन जाए, और अगर होर्मुज स्ट्रेट तुरंत व्यापार के लिए नहीं खुला तो हम ईरान में अपना मजा खत्म करके उनके सारे बिजली प्लांट, तेल के कुएं और खार्ग आइलैंड को उड़ा के राख कर देंगे। शायद उनके पानी बनाने वाले प्लांट्स भी। हमने ये सब अब तक छोड़ रखा था। जानबूझकर ये बदला होगा उन सारे सैनिकों और बाकी लोगों का जिन्हें पिछले 37 सालों में पुराने रेजिम ने मार काट डाला था। The president posted this morning about his threat that on leaving Iran, he said we might blowing up and completely obliterating all of their electric generating plants, oil wells, Harg Island, and possibly all desalinization plants. Under international law, striking civilian infrastructure like that is generally prohibited. Why is the president threatening what would amount to potentially a war crime with the U.S. military? And how do you square that with the administration repeatedly saying that the U.S. does not target civilians? Look, the president has made it quite clear to the Iranian regime at this moment in time, as evidenced by the statement that you just read, that their best move is to make a deal, or else the United States Armed Forces has capabilities beyond their wildest imagination, and the president is not afraid to use them. That's not what I said, Garrett. And you're saying the word potential for a reason, because I'm sure some experts are telling you that in your ear to try to ask me that question. Of course, this administration and the United States Armed Forces will always act within the confines of the law. But with respect to achieving the full objectives of Operation Epic Fury, President Trump is going to move forward unabated, and he expects the Iranian regime to make a deal with the administration. समझौते के रास्ते फिलहाल बंद दिख रहे हैं। ईरान ने अमेरिका के 15 सूत्रीय फार्मूले को खारिज कर दिया है और अपने 5 पॉइंट की डिमांड आगे कर दी है। साथ ही अपने आवाम को भी ईरान अपडेट कर रहा है। ईरान के राष्ट्रपति नेशनल टेलीविजन पर मीटिंग करते हुए दिखे। पेजेश्कियन ने कैबिनेट की मीटिंग में कहा कि युद्ध समाप्त करने के बारे में कोई फैसला ईरान की गरिमा, सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए प्रस्तावित सभी शर्तों के अनुरूप ही लिया जाएगा। तलाश برای این خواهد بود که انشالله مردم عزیز ما از نظر خدمات دولتی مشکل نداشته باشند. دولت با تمام قدرت در کشور، در استانها و در شهرستانها در خدمت شما مردم عزیز هست. ما خدمتگزار شماییم. अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की शर्तों पर बात चल रही है, लेकिन कोई बात बनती नहीं दिख रही। ट्रंप एक तरफ बातचीत का दावा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ धमकी देना भी नहीं भूलते। वॉर फ्रंट पर पाकिस्तान की दलाली की पोल खुल गई है। इस्लामाबाद में सऊदी, इजिप्ट और तुर्की के विदेश मंत्रियों के साथ इशहाक डार की मीटिंग बेनतीजा रही। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ये तक कह दिया कि पाकिस्तान में हुई इस मीटिंग का ईरान से कोई लेना देना नहीं है। यानी पाकिस्तान का सारा कच्चा चिट्ठा खुद ईरान ने खोल दिया है।
पाकिस्तान को यकीन नहीं आ रहा कि उसकी पोल इतनी जल्दी खुल जाएगी, वो भी उसके पड़ोसी ही पोल खोल देंगे। मुंबई में ईरान के कॉन्सुलेट जनरल ने एक्स पर ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई का बयान पोस्ट किया है। इस पोस्ट में लिखा है, ईरान के साथ अमेरिका की कोई सीधी बातचीत नहीं हो रही है, सिर्फ बिचौलियों के जरिए बहुत ज्यादा बेमतलब की मांगे आ रही हैं। अमेरिकी कूटनीति लगातार बदलती रहती है, हमारा रुख स्पष्ट है। पाकिस्तान के मंच उनके अपने हैं, हमने उनमें भाग नहीं लिया। युद्ध समाप्त करने की क्षेत्रीय अपील स्वागत योग्य है, लेकिन याद रखें कि इसकी शुरुआत किसने की। ईरान ने स्थिति साफ कर दी है, लेकिन पाकिस्तान बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनकर घूम रहा था। इस्लामाबाद में मीटिंग्स पे मीटिंग्स कर रहा था। रविवार को इस्लामाबाद में एक ऐसी ही मीटिंग हुई जहां पाकिस्तान, सऊदी अरब, इजिप्ट और तुर्की के विदेश मंत्री की बैठक हुई। चारों देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग 2 दिन तक चलनी थी, लेकिन ये कवायद 24 घंटे भी नहीं चल पाई और समय से पहले ही तीनों देशों के विदेश मंत्रियों ने इस्लामाबाद छोड़ दिया। इजरायल ने मीडिएटर बनने की पाकिस्तान की कोशिशों का मजाक उड़ाया है। इजरायली विदेश मंत्रालय के विशेष दूत फ्लूर हसन नहोम ने कहा कि जो पाकिस्तान खुद आतंकवाद का सबसे बड़ा सेंटर रहा हो, वो कोई युद्ध रुकवाने के लिए क्या कर सकता है। I mean, I don't know what the Pakistanis think they're doing. I think they're trying to make themselves relevant. They are themselves a huge problem in the world of jihadi terrorism. But, you know, they can try. I'm not sure they'll be very successful. I think they just want to shove themselves in the middle of something relevant at the moment. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी आज गुजरात में 3 अलग-अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अब गांधीनगर में सुबह 10 बजे महावीर जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी गांधीनगर के कोबा तीर्थ में सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। यह संग्रहालय सदियों पुराने दुर्लभ अवशेषों, जैन कलाकृतियों, पारंपरिक विरासत संग्रहों का संरक्षण और प्रदर्शन करता है। इनमें जटिल रूप से गढ़ी गई पत्थर और धातु की मूर्तियां, विशाल तीर्थ पट्टा और यंत्र पट्टा, लघु चित्रकारी, चांदी के रथ, सिक्के और प्राचीन पांडुलिपियां शामिल हैं। और साथ ही एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने अपने दौरे से पहले सम्राट संप्रति संग्रहालय की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर भी की है। सम्राट संप्रति संग्रहालय के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी दोपहर 12:45 पर अहमदाबाद के सानंद में स्थित क्वींस सेमिकॉन प्लांट का उद्घाटन करेंगे। शाम को 4 बजे प्रधानमंत्री बाओतरात जाएंगे, जहां पर 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, उनका उद्घाटन करेंगे। यहां भी पीएम मोदी एक रैली को संबोधित करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी का आज अहम गुजरात दौरा रहेगा। इस दौरान कई तोहफे देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। महावीर जयंती के उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री मोदी सुबह 10 बजे सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे, जहां पर कई प्राचीन मूर्तियां रखी गई हैं, पांडुलिपियां रखी गई। इसके अलावा दोपहर 12:45 पर एक और सेमी कंडक्टर प्लांट का उद्घाटन होगा। और ये प्रधानमंत्री मोदी का वो ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसके तहत भारत को स्वावलंबी बनाया जा रहा है सेमी कंडक्टर यानी कि माइक्रोचिप्स के मामले में। पश्चिम बंगाल चुनाव में प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है तो वार पलटवार का दौर भी अब तेज हो गया है। सोमवार को टीएमसी ने कोलकाता में इलेक्शन कमीशन दफ्तर पहुंचकर आयोग से मुलाकात की। अभिषेक बनर्जी ने फॉर्म 6 के जरिए बंगाल से बाहर के वोटर जोड़ने का आरोप लगाया। तो बीजेपी के डेलीगेशन ने दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात कर ममता बनर्जी की शिकायत की। आज बंगाल बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल ईसी से मुलाकात करेगा, टीएमसी की शिकायत करेंगे। और इन सब के बीच बंगाल में भय मुक्त चुनाव को लेकर केंद्रीय बलों की 300 अतिरिक्त कंपनियां बंगाल पहुंच रही हैं। इस बार चुनाव के लिए बंगाल में केंद्रीय बलों की कुल 2400 कंपनियां तैनात की जाएंगी। इनमें से 480 कंपनियां मार्च की शुरुआत में ही राज्य में तैनात की जा चुकी हैं। कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर आयोग के खिलाफ नारेबाजी करते टीएमसी कार्यकर्ता फॉर्म 6 के जरिए बिहार के वोटर्स को नए वोटर लिस्ट में जोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। सोमवार शाम आयोग से मिलने पहुंचे टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने आयोग पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। बंगाल चुनाव को लेकर कोलकाता से दिल्ली तक सियासी वार पलटवार का दौर जारी है। अभिषेक बनर्जी ने वोटर लिस्ट में बाहर के वोटर्स को जोड़ने का आरोप लगाया।
तो दिल्ली में बीजेपी के डेलीगेशन ने ममता बनर्जी की शिकायत लेकर चुनाव आयोग से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, किरेन रिजिजू, सुकांत मजूमदार समेत कई नेताओं ने चुनाव आयोग में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। बीजेपी ने बंगाल में वोटिंग से पहले लोगों को डराने का आरोप लगाया। যা বলবে দিল্লির প্রভুরা, নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ যা বলে দেবে তাই করবে। ফর্ম 6 ফিল আপ করে জোর জবরদস্তি বিহার ইউপির ভোটার অ্যাড করে তৃণমূল কংগ্রেসকে হারাতে হবে। কিছু নাম डिलीट करो। बंगाल की 1 करोड़ 20 लाख लोगों को आप लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में डाल के रखे और जोर जबरदस्ती उनका नाम काटने का प्रयास किया गया। दिक्कत इसलिए बंगाल में हो रहा है। ये मुख्यमंत्री खुद किस तरीके से वहाँ के वोटरों को घर घर तक धमकी दे करके कि जो बीजेपी को वोट देगा उसको नहीं छोड़ा जाएगा, और तृणमूल कांग्रेस का पूरा कार्यकर्ता, पूरा मंत्री, उनका पूरा टीम किस तरीके से पूरा इलेक्शन प्रोसेस को हाईजैक किया। पश्चिम बंगाल में जितना अधिकारी है, वरिष्ठ अधिकारी से लेकर के नीचे स्तर का पूरा को तृणमूल का कांग्रेस वर्कर टाइप बना करके जो हाईजैक किया गया है, उसका चिंता व्यक्त करते हुए हमने डिटेल में कब कब ममता बनर्जी ने लोगों को धमकी दिया और उनके अधिकारियों को किस तरीके से धमकी कराया गया और लोगों को कैसे करके घर में अंदर जा करके डराया गया है, धमकाया गया है, पूरा हम लोग विवरण हम लोग ने पिटीशन में लिखा है। इससे पहले सीएम ममता बनर्जी ने सोमवार को पश्चिमी मेदिनीपुर के बेलदा में रैली की। इस रैली में ममता बनर्जी ने लोगों को बीजेपी का डर दिखाते हुए कहा कि चुनाव के वक्त बीजेपी के नेता लोगों को लालच दे रहे हैं, कैश बांट रहे हैं, मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद बीजेपी सब वसूल लेगी, गैस कैश सब बंद हो जाएगा। ममता के इन्हीं आरोप के बाद बीजेपी ने ईसी से शिकायत की थी। নোটবন্দির জন্য লাইন, এবার হচ্ছে ভোটবন্দির জন্য লাইন। এসআইআর মানে সর্বনাশ। মানুষ গ্যাস পাবে না, ইলেকশনের আগে দেবে ক্যাশ, আর ইলেকশনের পরে গ্যাসও বন্ধ, ক্যাশও বন্ধ। এটা বিজেপির খেলা। असत्य बात बोलना हमारी मुख्यमंत्री का स्वभाव है। मुसलमान को भी मिथ्या बोलते, वक्फ फाइन होने नहीं देंगे, हम पूरा स्तब्ध कर देंगे तुम्हारा वक्फ फाइन, तुम ये करो, तुम चिंता मत करो। फिर वक्फ फाइन हुआ, तुमको सीए से भारत से निकाल देगा, तुमको बंगाल से निकाल देगा, सीए में आग जला दिया, कुछ मुसलमान का कुछ नहीं हुआ। और अभी हिंदू को बोला जा रहा है आपका नाम काट देगा, आपका ये भाजपा कर रहे हैं, मछली खाना नहीं देगा, पोशाक आपका पसंदीदा पोशाक बने, क्या बकवास है। आज फिर सीएम ममता बनर्जी 3 चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। आज ममता की पहली सभा पश्चिमी मेदिनीपुर, दूसरी सभा मेदिनीपुर सदर और तीसरी सभा बांकुरा में होगी। अपने चुनावी भाषणों में एक तरफ ममता वोटर्स को बीजेपी का डर दिखा रही हैं, तो इधर चोपड़ा विधानसभा क्षेत्र में टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से मारपीट का आरोप लग रहा है। बीजेपी कैंडिडेट शंकर घोष ने कहा कि अगर टीएमसी कार्यकर्ता हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला करते हैं तो उन्हें मुंहतोड़ जवाब देंगे। See, there is a long history of political violence in West Bengal. As we know that West Bengal is known for the political violence. There is nothing new in it, but this time it will be reversed. Those who are attacking our कार्यकर्तास, they will get proper treatment in time. आज एक बार फिर बंगाल बीजेपी का डेलीगेशन पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात कर टीएमसी नेताओं के द्वार मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के उल्लंघन का मुद्दा उठाएगा। आज दोपहर 12:30 बजे बीजेपी नेता समीक भट्टाचार्य, शुभेंदु अधिकारी और शशि अग्निहोत्री आयोग से मिलेंगे। तो आज बंगाल की चुनावी हिंसा को कंट्रोल करने के लिए केंद्रीय बल की 300 कंपनियां बंगाल पहुंच रही हैं। इस बार चुनाव के लिए बंगाल में केंद्रीय बलों की कुल 2400 कंपनियां तैनात की जाएंगी। इनमें से 4080 कंपनियां मार्च की शुरुआत में ही राज्य में तैनात की जा चुकी है। जाहिर है चुनाव पूर्व हिंसा के लिए बदनाम हो चुके बंगाल में इस बार आयोग हिंसा मुक्त चुनाव कराने की तैयारी में है। और सीएम योगी आदित्यनाथ की मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना मौलाना अब्दुल्ला सलीम को महंगा पड़ गया है। यूपी एसटीएफ ने सोमवार को बिहार के पूर्णिया से मौलाना को गिरफ्तार किया है। यूपी एसटीएफ उसे बिहार से गोरखपुर लेकर आई है। मौलाना
बिहार के अररिया जोकीहाट का रहने वाला है, जिसका AIMIM से भी गहरा नाता बताया जा रहा है। मौलाना ने रमज़ान के महीने में मार्च 2026 की शुरुआत में लगभग 7 से 9 मार्च के आसपास अब्दुल्ला सलीम ने एक धार्मिक सभा के दौरान CM योगी आदित्यनाथ की मां पर अभद्र गद्दी टिप्पणी की थी और साथ ही गौमाता और उत्तर प्रदेश के गौहत्या विरोधी कानून को लेकर भी भड़काऊ बयान दिया था। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ, जिस पर पूरे उत्तर प्रदेश में भारी आक्रोश फैला। यूपी के 83 से ज्यादा थानों में उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। बलरामपुर में पहला केस दर्ज होने की वजह से पुलिस उसे यूपी लेकर आई है और यूपी STF के अफसर अब मौलाना अब्दुल्ला सलीम से पूछताछ कर रहे हैं और जल्दी पुलिस उसे कोर्ट में पेश करके रिमांड की मांग भी कर सकती है। अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी साहब की गिरफ्तारी से न सिर्फ सीमांचल में बल्कि पूरे मुल्क में एक बेचैनी है मिल्लत नवाजों के दरमियान में। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि मौलाना पर पिछले दिनों में कई जगहों पर मुकदमात किए गए उनकी गुफ्तगू की वजह से। हर जन के उसने अपनी गुफ्तगू में कोई मुजरिमाना लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किया है। ताहम यह मामला अदालत का है तय करे, लेकिन आज जो उनकी गिरफ्तारी हुई है वो गिरफ्तारी दलमालपुर, जो मेरे इंतखाबी हल्का अमोर में है, वहीं पर हुई है। कुछ अजनबी किस्म के लोग आए, उनको गिरफ्तार करके ले गए, जिससे लोग बहुत परेशान थे कि आया मौलाना की गिरफ्तारी हुई या किडनैपिंग हुई है। मैंने अमोर थाना अध्यक्ष से मालूम किया, उन्होंने फिर जो कि थाना अध्यक्ष से मुझे बात कराई तो मुझसे मालूम हुआ कि STF के लोगों ने इसे गिरफ्तार किया है। फिर मैंने STF के इंस्पेक्टर से बात की, उन्होंने बताया कि साहब हम लोग तो बिहार के STF के लोग हैं, इनको STF यूपी के लोगों ने गिरफ्तार किया है, जो गोरखपुर की अदालत में पेश किया जाएगा। देहरादून फायरिंग और रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी की मौत के मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। राजपुर क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में खुलासा करते हुए पुलिस ने उन दोनों गाड़ियों में बैठे आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की, जिनके एक दूसरे से आगे निकलने के दौरान एक दूसरे पर उन्होंने फायरिंग की थी और इसकी जद में एक ब्रिगेडियर आ गए थे। घटना में शामिल दोनों पक्षों के 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तो 4 अब भी फरार हैं। पुलिस के मुताबिक आपसी विवाद के चलते ये फायरिंग की घटना हुई, जिसकी जद में एक ब्रिगेडियर आ गए, रिटायर्ड ब्रिगेडियर, और उनकी इस हादसे में जान चली गई। आरोपियों के पास से 2 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और कुछ खोखे भी बरामद हुए हैं। स्कॉर्पियो गाड़ी भी जब्त कर ली है पुलिस ने। मॉर्निंग वॉक करने के लिए अपने साथियों के सामने, और इस बीच ये 2 गाड़ियों में सवार जो युवक हैं एक दूसरे पर फायरिंग करते हुए और रोड रेज के तहत पीछे से आए और उसी फायरिंग में उसी चपेट में आके उनकी मृत्यु हुई थी। हम लोगों ने 4 लोगों की अरेस्टिंग की है, जिसमें इस जंजी क्लब का जो मालिक है संदीप, उसको भी हम लोगों ने अरेस्ट किया है। साथ में जो अभियुक्त हैं और दूसरा जो पक्ष है उसमें एक व्यक्ति आदित्य चौधरी, उसको भी अरेस्ट किया गया है। उसके जो साथी हैं, अभी 3 उसके साथी हैं जो फरार चल रहे हैं 4, उस पर भी हम जल्दी ही पकड़ लेंगे। उनके फोटो हम लोगों के द्वारा जारी किए गए हैं। इन सभी अभियुक्तों से इनके पास जो असलहे थे वो बरामद किए गए हैं। दोनों ही गाड़ियाँ जो रोडवेज में थी, एक जो दुर्घटनाग्रस्त हुई थी और दूसरी गाड़ी जो घटना करके भागी थी, दोनों ही पुलिस के कब्जे में है।